कक्षा 4 में पढ़ने वाला एक बालक रोज की तरह स्कूल जाता जरूर था, लेकिन एक दिन वो स्कूल गया और वापस लौटकर नहीं आया। सबसे ज्यादा चिंता हुई उसकी माँ को। माँ परेशान हो जाती है, अपने पति को बताती है और उसके बाद उस बालक को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है। आखिरकार जब माँ का मन नहीं मानता तो वो विद्यालय पहुंच जाती है और विद्यालय जाने के बाद कहती है कि बस एक बार मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखा दो कि मैं अपने बालक को देखना चाहती हूँ कि वो आया है कि नहीं आया है। वो बालक आखिरी बार प्ले रूम में खेलता हुआ देखा गया था। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो माँ ने उसी प्ले रूम के अंदर जाती है और उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जिसे साइकोलॉजिकल, वो बीमार है, परेशान है। उसके बाद उसने कुर्सी, मेज या छोटे से छोटे डिब्बे को हटाकर देखा और देखने के बाद वो बार बार कोशिश थी कि कहीं उसका बालक किसी भी तरकीब से मिल जाए। उसकी एक ही उम्मीद थी कि कहीं भी उसका बालक मिल जाए। अब जरा सोचकर देखिए, उसी कमरे के अंदर एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के नीचे अगर कोई छुपने की कोशिश भी करेगा तो कहां तक छुपेगा। आखिरकार उस माँ को और कुछ नहीं सूझा, तो उसने उस चटाई को उठाया और उठाकर जब अलग रखा तो उसके नीचे एक गटर का ढक्कन दिखाई देता है। बस माँ की एक उम्मीद थी और वो उम्मीद शायद इस गटर के ढक्कन की तरफ थी। तो माँ ने कहा कि मुझे इस गटर के ढक्कन को खुलवाना है। अब चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, इसे ढक्कन को खोल दीजिए। तमाम लोग इस बात को लेकर मना कर रहे थे, लेकिन मां जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार वो ढक्कन खोल दिया गया और जैसे ही ढक्कन खोला जाता है तो उस मां का जो बेटा था, उसका जो लाल था, वो गटर के उस पानी में तैर रहा था। बस इतना था और हंगामा खड़ा हो जाता है। न केवल उस विद्यालय में हंगामा खड़ा हो जाता है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर चर्चा बन जाती है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन ही नहीं, बल्कि जो भी सोच रहा था वो भी हैरत में पड़ जाता है कि वो बालक आखिरकार गटर के अंदर कैसे पहुंचा, उसे किसने पहुंचाया और क्या उसकी हत्या हुई थी, क्या जो भी कारण था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य का एक शहर है पटना और इसी का ही एक इलाका लगता है दीघा थाना क्षेत्र। दरअसल दीघा थाना क्षेत्र का एक पोल्सन रोड है। वहीं के रहने वाली एक महिला अपने पति, जो कि रोज की तरह एक स्टील फैक्ट्री में जो कि नसीरगंज में लगती है, वहां पर काम करने जाता है। और वो महिला अपने पति, जिसका नाम शैलेश राय होता है, शैलेश राय से कहती है कि देखो, 3 से ज्यादा बज गए हैं लेकिन हमारा बेटा नहीं आया है। बेटा यानी कि आयुष, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है, जो कि नर्सरी का छात्र होता है। जैसे ही ये बात उसका पति शैलेश राय सुनता है, वो कहता है कि जो उसकी चचेरी बहन है प्रिया, जाके उससे बातचीत कर लो। वो कहती है मैंने प्रिया से बातचीत कर ली, जो गाड़ी आती है उससे बातचीत कर ली। गाड़ी वाला कहता है कि आज वो बालक स्कूल में दिखाई ही नहीं दिया, तो मैं उसे कहाँ से लेके आता। जैसे ही शैलेश राय ने ये बात सुनी, शैलेश राय परेशान हो जाता है। अपनी फैक्ट्री वाले से कहता है कि साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया है, मुझे घर जाना है। सीधा वो दौड़ते हुए घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या बात है। तो पूरी कहानी बताई जाती है। वो बताती है कि यह 16 मई 2024 की सुबह 7 बजे के आसपास जब वो अपने बालक को बस तक छोड़ने के लिए जा रही थी, तब आयुष ने कहा कि माँ, आज तो मुझे मत छोड़ने जाओ, आज मुझे दादी को छोड़ने दो। दादी मेरी बस तक मुझे छोड़ के आएंगी। तो जैसे ही दादी ने उसको छोड़ने की बात कही, तो दादी ने उसको चीनी और भात खिलाया और साथ ही जो दादा थे बोले, मैं भी चल रहा हूँ। उनके उस प्यारे से बच्चे आयुष को लेकर दादी और दादा दोनों लेके चले जाते हैं और बस तक उसको छोड़ कर आते हैं। बस में बैठकर वो टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। इसके बाद जब लौट के नहीं आता तो पति भी परेशान हो जाता है। ये सीधा उसका पति जो शैलेश राय होता है, वो स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करता है और कहता है कि मैडम, आज हमारा बच्चा स्कूल जरूर गया था लेकिन स्कूल से वापस लौट कर नहीं आया। क्या बात है, क्या कुछ दिक्कत, क्या परेशानी हुई। तो जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात सुनी, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज तो तुम्हारा बच्चा विद्यालय ही नहीं आया। तो जब ये बात कही जाती है, वो पोश इलाके में स्कूल होता है, जो कि थाना दीघा क्षेत्र का ही एक हथुआ कॉलोनी होती है। टिनी टोट एक स्कूल का नाम होता है, टिनी टोट एकेडमी, जो कि बहुत नामी विद्यालय होता है। जब उसके प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ तो बच्चा आया ही नहीं आज आपका, और हम तो ये सूचना भी देने वाले थे। जैसे शैलेश राय ने ये कहानी सुनी, उसके बाद वो दौड़ता हुआ सीधा उस बस वाले के पास जाता है, जो बस वाला उसके बच्चे को लेकर रोज जाता था विद्यालय। वहां जाकर कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा, जबकि मेरी माँ यानी कि उस बच्चे की दादी और दादा ने उसको गाड़ी में बैठाया है, उसके सामने टाटा बाय बाय भी किया था, लेकिन तुम उस बच्चे को कहाँ छोड़ कर आए। वो डर जाता है बहुत बुरी तरह से। बस वाला वो कहता है कि साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने आपके बच्चे को विद्यालय ही छोड़ा है। आपको यकीन नहीं आता तो सीसीटीवी जाकर चेक कर लीजिए। जब बात सीसीटीवी की आती है और एक उम्मीद, एक भरोसे के साथ वो इस बात कहता है, तो परिवार वालों को लगता है कि हाँ, जो कह रहा है इसकी बात सुन लेते हैं। शाम के लगभग 4-5 के आसपास बज जाते हैं।
इसके बाद परिवार के लोग यानी कि जो आयुष के पिता होते हैं शैलेश राय, उसकी माँ, उसके चाचा निशांत कुमार, दादी, दादा, आसपास के जो लोग थे, वो भी अब बड़ी संख्या में इस स्कूल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि मैडम, जो हमारा बालक है वो विद्यालय आया है, ऐसा कंडक्टर और ड्राइवर दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो, बस हमें सीसीटीवी कैमरे दिखा दीजिए। जब बात सीसीटीवी कैमरे दिखाने की आती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें यकीन ही नहीं है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मतलब कि तमाम तरह के बहाने लिए जाते हैं, और जब बहाने लिए जाते हैं तो आखिरकार प्रिंसिपल साफ इनकार कर देती है। वो प्रिंसिपल कहती है संचालक से बात कर लो। प्रिंसिपल होती है वीणा झा, और उसका जो स्कूल का संचालक होता है धनराज झा, यानी कि इसी प्रिंसिपल का बेटा ही होता है जो इसका स्कूल का मालिक होता है। जब प्रिंसिपल साफ मना कर देती है, उसके बाद फिर धनराज झा के पास जाते हैं, वो भी साफ मना कर देता है। परिवार वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि दीघा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और ब्रज किशोर सिंह के पास यानी कि एसएचओ के पास जाते हैं। जाकर कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा रोजमर्रा की तरह से स्कूल जाता है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता। स्कूल वाला जो बस वाला है वो कहता है कि स्कूल पर छोड़ के आया हूँ, और स्कूल वाले मना कर रहे हैं। अब ब्रज किशोर सिंह भी कहते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम अपने स्तर से भी प्रयास करो और हम भी कोशिश करते हैं। आखिरकार पुलिस और जो परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, इन्होंने हर तरह से हर संभव कोशिश की। अब ब्रज किशोर सिंह पहुंच जाते हैं उस विद्यालय में, जाकर प्रिंसिपल से कहते हैं कि हम सीसीटीवी देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो बच्चा आया है नहीं आया है, बस इतना दिखा दीजिए। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो बच्चा वो विद्यालय आया था। अब एक उम्मीद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ही बच्चे के परिवार के लोगों की बढ़ जाती है कि हाँ, विद्यालय में बच्चा आया है तो कहाँ है। बाकी कैमरे भी चेक किए जाते हैं, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ता था उस कमरे में भी चेक किया जाता है, तो बच्चा वहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल का बयान था वो क्लैश हो जाता है, यानी कि जो उसने कहा था कि बच्चा आया ही नहीं और हम आपको फ़ोन करने वाले थे, ये बात पुलिस को भी खटक जाती है और परिवार के लोगों को खटक जाती है। वो कहते हैं कि पूरी सीसीटीवी कैमरा चेक करने दिखाइए। अब पूरे सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, आराम से बैठे हुए रात भर देख रहे थे, और लगभग जब रात के लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास का वक्त था, 16 और 17 मई 2024 की रात की ये बात है, जब सीसीटीवी कैमरे देखते देखते पता चलता है कि 11 बजकर दिन में 49 मिनट पर और 12 बजकर 1 मिनट तक, 11:49 से लेके 12 बजकर 1 मिनट तक की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो डिलीट हो रही थी। इसके अलावा आगे पीछे की बिल्कुल थी। तो जब इनसे ये कारण पूछा जाता है कि इतना लगभग 10-11 मिनट की जो वीडियो है वो सीसीटीवी में क्यों गायब है, तो प्रिंसिपल और संचालक और बाकी स्टाफ इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आखिरकार आखिरी बार उसको देखा जाता है प्ले रूम के अंदर, और जब प्ले रूम के अंदर देखा जाता है तो माँ जिद करने लगती है कि मुझे प्ले रूम देखना है, हर हाल में देखना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब जिद की जाती है तो रात को 3 बजे के आसपास उस रूम का दरवाज़ा खुलवाया जाता है, और माँ ने हर एक चीज़ को, क्योंकि प्ले रूम के अंदर जितने भी खेल खिलौने रखे हुए थे, डिब्बे रखे हुए थे, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, माँ की जितनी बिसात हो सकती थी, माँ ने हर एक चीज़ को उल्टा पलटा। और जब यहाँ से निकलने वाले थे सब के सब ये कहने लगते हैं कि यहाँ बच्चा नहीं होगा, तुम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, इस प्रिंसिपल से या बाकी स्टाफ से पूछो, वो बताएंगे। तभी माँ ने चलते चलते जो जमीन पे बिछी हुई एक चटाई थी उसको जैसे ही खींचा तो पता चलता है कि उसी कमरे के अंदर एक गटर का ढक्कन भी लगा हुआ है, और माँ ने उस ढक्कन को जब तक उसे खोलवा नहीं लिया तब तक वो चैन से नहीं बैठी। खोला तो पता चला कि उसके अंदर तो लाश पड़ी हुई थी उसके बेटे की, यानी कि बेटे के गायब होने के 15 घंटे के बाद आखिरकार उसकी लाश मिल जाती है। अब यहीं से एक सवाल उठ जाता है कि आखिरकार ये लाश इसके अंदर पहुंची कैसे। तब परिवार वालों ने और बाकी लोगों ने यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कि इस बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हो सकता है कि ये जिंदा हो। अब इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी तो मौत लगभग 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। दिन निकल आता है और बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने, क्योंकि ये नामी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छी खासी फीस भी दी जाती है और सब तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर ये काफ़ी लूट खसोट भी करते हैं, तो परिवार वालों को गुस्सा आ जाता है। जितने लोगों ने, अभिभावकों ने सुना उन्हें गुस्सा आता है। महिलाओं ने उस विद्यालय में आग लगा दी। अब चाहे वो प्रिंसिपल का रूम हो या फिर कमरे हों, जहाँ जहाँ भी देखो उस विद्यालय में जब आग लग जाती है, यहाँ से जब लोगों की विसात नहीं बनती तो उसके बाद फिर सीधा सड़क पर पहुँचते हैं, सड़क को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर यह बहुत बड़ा दबाव बन चुका था कि आखिरकार वो बालक खेलता खेलता उस गटर के अंदर कैसे पहुंचा। इसी का सवाल का जवाब सिर्फ एक जानता था, और वो भी प्रिंसिपल वीणा झा। अब जब पुलिस ने वीणा झा से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की है तो उसने एक कहानी सुनाई
कुछ लोगों को इस कहानी पर यकीन हो जाता है, कुछ लोग अभी यकीन नहीं कर रहे हैं कि जब तक पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक इस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। दरअसल वीणा झा कहते हैं कि बच्चा क्लास के अंदर खेल रहा था और खेलते खेलते वो स्लाइड से फिसल जाता है और फिसलते ही उसके सर में गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद उसके सर से ब्लड बहने लगता है बहुत ज़्यादा तादाद में। तो ये घबरा जाते हैं। तुरंत ही संचालक यानी कि धनराज झा को भी मौके बुलाया जाता है और जो शिक्षक उस वक्त मौजूद था, मनीष, उस वो मौके पे था ही। अब एक तरफ तो उसका जो ब्लड बह रहा है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात किसी को पता चल जाएगी तो आखिरकार क्या करेंगे। वो उस बच्चे की हालत बेहोशी की थी। जब ही गटर का दरवाज़ा उसका जो ढक्कन था उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद उस गटर के अंदर उस बालक को डाल दिया जाता है, जबकि वो बेहोशी की हालत में था, यानी कि वो मरा नहीं था। काश उस बालक को सही वक्त पर सही उपचार मिल जाता तो शायद वो कभी मरता नहीं। ऐसा तो प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का यही कहना है कि साहब हम बहुत डर गए थे। डर गए थे तो क्या तुम इस तरह से करोगे? कुल मिला के जो उसकी लाश को निकाला जाता है, ज़ाहिर-सी बात है हंगामा खड़ा होता है, विद्यालय में आग लगा दी जाती है। साथ ही जो बाहर जाम लगा दिया जाता है और ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है कि प्रिंसिपल ने उसके बेटे, जो कि इसका स्कूल का संचालक होता है, साथ ही एक शिक्षक ने किस तरह की कितनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया है और एक बालक की एक तरह से हत्या कर दी। अब जैसे ही मामला थाने में पहुंचता है, उसके बाद जो इस बालक के जो चाचा होते हैं, जिनका नाम निशांत होता है, वो कहते हैं कि साहब अभी कुछ दिन पहले ही हमें धमकी मिली थी। दरअसल हम बच्चे की जो फीस थी उसको वक्त पर जमा नहीं कर पाए। 8,400 रुपए के आसपास की इनकी फीस होती है। जब जमा नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने कहा था कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब बात अंजाम की आती है तो हमें क्या पता था कि ये हमारे बालक की हत्या कर देंगे। उस व्यक्ति ने, निशांत ने, अपने भतीजे की हत्या के मामले में जब थाने में तहरीर दी और थाने में तहरीर देने के बाद वीणा झा जो प्रिंसिपल होती हैं, संचालक धनराज झा होते हैं, जो कि इस प्रिंसिपल का बेटा होता है, और मनीष शिक्षक, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 120 बी, 202 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार हत्या का मेन कारण क्या है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था। साथ ही इस बालक की सगी चचेरी बहन भी, प्रिया, इसी विद्यालय में पढ़ती है। जब रिपोर्ट हो जाती है, हंगामा हो जाता है, तो प्रिया फिर चौंकाने वाली बात कहती है। प्रिया कहती है कि मैं उस वक्त वहीं थी जब उस बालक को इस तरह से मारा जा रहा था और जब ये मार रहे थे, उस गटर के अंदर डाल रहे थे, तब उसे अपनी आंखों से देखा जब उसका ब्लड बह रहा था। तो मैंने जाके कहा कि मैम, इस मुझे मेरे भैया को मुझे दे दो, लेकिन मैम ने उसे बुरी तरह धमकाया, कहा कि ये बात अगर इस विद्यालय से बाहर चली गई तो तुम्हें भी इसी तरह से मारकर इस गटर के अंदर डाल दिया जाएगा। प्रिया कितना सच बोल रही है या कितना नहीं बोल रही है, ये पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस घटना का मामला पूरे प्रदेश भर में फैल चुका है और प्रिंसिपल की जिस तरह से लापरवाही रही है, उसके संचालक की लापरवाही रही है, कहते हैं कि विद्यालय ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। माँ बाप कभी भी कहीं किसी भी जगह पहुंच जाएं, लेकिन अपने बालक को जो विद्यालय की दहलीज के अंदर बैठा देते हैं, तब वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि उनका बालक अब वहां पर सुरक्षित होगा। अगर विद्यालय के अंदर भी बालक सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ होगा? जरा सोचकर देखिए। आपका बच्चा विद्यालय जाता है तो जरा ध्यान से कि वो जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या नहीं करता, और विद्यालय में शिक्षकों की कितनी जिम्मेदारी होती है। काश इस कहानी को शिक्षकों को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आज नरेंद्र कुमार हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं, दीपक कुमार, गुरविंदर सिंह, उनकी पत्नी गगनप्रीत कौर हैं, आमिर सिद्दीकी सीतापुर से हैं, गजेंद्र सिंह, गुलराज परवीन, अली मोहम्मद, नफीस अंसारी, रामलाल सिंह, हरदेव सिंह, अमित यादव, मान सिंह, नारायण सिंह लोधी, प्रदीप त्रिपाठी, फैजुल खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।